घर से बाहर रहता हूँ तो मेरे भीतर घर चलता है। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहाँ फ़कीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। देखिए, यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाई फिरता है और कहता है आईना हूं मैं, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। अश्लील डांस हो रहे हैं या ठुमके लगा के लड़कियां नाच रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जहां गंभीरता के साथ व्यक्ति जुड़ता था उसमें थोड़ी कमी इसलिए आ रही है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल सर के साथ, जो कि प्रॉपर दिल्ली के निवासी हैं, और बहुत खुशी की बात है हमारे बिहार में इनका आगमन हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। देखा जाए तो कविता बिल्कुल विलुप्त होते जा रही हैं और असली गाने आज काफ़ी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो सर, क्या समस्या के क्या रीज़न हो रहा है कि दर्शक मतलब कि दिन पर दिन आपका कम होते जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता दर्शक कम हो रहे हैं। कवि सम्मेलनों की संख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अभी हम लोग बिहार में हैं, बिहार में दैनिक जागरण अखबार ही 50 से अधिक कवि सम्मेलन करवा रहा है और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो कवि सम्मेलन की लोकप्रियता में तो वृद्धि हुई है। रही श्रोताओं की संख्या की बात, तो वो ज़माना चला गया जो अब से 30 वर्ष पहले का ज़माना था। उस समय पर यूट्यूब नहीं था, उस समय पर मीडिया नहीं था, उस समय पर जो हमारा इंटरनेट का प्रभाव है ये इतना प्रभावी नहीं था। और यदि किसी व्यक्ति को क्षेत्र में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था, विशेष रूप से कवि सम्मेलन को हम विचार करके बात कर रहे हैं, तो लोग इंतज़ार करते थे। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है, आदमी वहाँ जाकर सुनने लगता है। तो जो लाइव इवेंट थे वो खाली कवि सम्मेलन नहीं है, जो लाइव इवेंट थे, चाहे वो गज़ल के थे, गीत के थे, संगीत के थे, तो उनमें जहाँ कंसंट्रेशन लगा के आदमी बैठता था, मैं कोई डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ अश्लील डांस हो रहे हैं या ठुमके लगा के लड़कियाँ नाच रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ गंभीरता के साथ व्यक्ति जुड़ता था उसमें थोड़ी कमी इसलिए आ रही है क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल में आपकी मुट्ठी में कैद है। आप जिसे सुनना चाहें उसे बटन दबाकर सुन लेते हैं। तो आदमी की मानसिकता ये हो गई है कि मैं इसी कमरे में बैठकर अपने घर में यदि सुन रहा हूँ तो मुझे चलकर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी सुनने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। हम ऐसे भी कवि सम्मेलन करते हैं जहाँ लाखों लोग आज भी सुनने आते हैं। जो नए कवि हैं, जो उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है सर, मुझे देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे वो कविताएं पढ़ते हैं, बोलते हैं वो, लेकिन उचित मंच नहीं मिल पाता है। तो उन्हें आखिर उचित मंच कैसे मिले? नहीं, उचित मंच तो आजकल बहुत आसान है। मैं इस बात को नहीं मानता कि उचित मंच नहीं मिल पाता। सबसे बड़ा मंच तो आजकल आपके खुद के ही पास है। मंच की परिभाषा क्या है? नए बच्चे या दूसरे लोग ये सोचते हैं मंच का मतलब है स्टेज। अरे वो स्टेज ही मंच नहीं है। मंच वो है जहां आप अपनी बात को 100, 200, 500, 1000 लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। आज तक तो इतना मंच आसान हो गया है कि आप मोबाइल उठाइए, अपनी तरफ करिए, अपनी रील बनाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, अपनी कविता पढ़िए और डाल दीजिए, तो वही मंच है। मेरा फेसबुक पेज 10 लाख लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की और 2 दिन के अंदर आज मैं देखता हूँ कि उसमें लगभग 1.5 लाख व्यूज़ उसके हो चुके हैं। तो वो 1.5 लाख लोगों तक डिलीवर तो हुई। मैं किसी कवि सम्मेलन में जाकर कविता सुनाता हूँ तो वहाँ सुनने वाले आते हैं 1000, 2000, और मेरे उस चैनल से जानकारी पहुँच गई 1.5 लाख लोगों तक। तो मंच तो आपके पास है। और देखिए, यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। ये कहना कि साहब मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ, लोग मुझे नहीं बुलाते हैं, आप लोगों तक पहुँचे नहीं हैं। यदि आप लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक पहुँचने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। 30 साल में ज़माने में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जहाँ प्रतिभा होती थी लोग खुद उसके पास जाते थे, लेकिन अब बदलाव ये है, समय ये है कि आपके पास यदि प्रतिभा है उसके बाद भी आपको दूसरे लोगों तक खुद पहुँचना पड़ेगा, और आप पहुँचेंगे तो लोग आपको स्वीकार करेंगे। क्या इससे जीवन यापन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अनेक कवि हैं, लेकिन मैं नए कवियों को सुझाव ये देना चाहूँगा कि बिल्कुल प्रारंभिक काल में एक एस्टेब्लिशमेंट की प्रक्रिया है। आप अभिनय के क्षेत्र में जाएं, आप कविता के क्षेत्र में जाएं, आप जहाँ भी जाएं, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप एस्टेब्लिश हो सकते हैं। प्रारंभ में आप ऐसा रिस्क ना लें। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जब तक स्थापित नहीं हो जाते हैं, स्थापित होने के बाद तो आप जीवन यापन करें, लेकिन ये प्रोफेशन तब बनेगा जब दूसरे लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। आपकी खुद की स्वीकृति से आप इसको ये ना माने कि जीवन यापन का जरिया बन जाएगा। यदि दूसरे लोग स्वीकृति दे देंगे तो हो सकता है कि आप एक बहुत शानदार ज़िंदगी लेखन के माध्यम से जी सकें।
आपके पास जब क्वालिटी है तो क्वांटिटी खुद आपके पास चली आएगी। Yes. इससे कैरियर भी बन सकता है। हाँ, क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन ये इसका निर्णय आप खुद नहीं कर सकते। जी हाँ। श्रोता करेंगे, दर्शक करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। आज लिखने वालों की संख्या मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में हज़ारों की संख्या में है। ये भी हो सकता है कि कुल लिखने वालों की बात करें तो वो लाखों हों, लेकिन उन लाखों में से केवल 150-200 लोग ऐसे हैं जो जनता की जन स्वीकृति में आते हैं। तो पहले आप जन स्वीकृति में तो आइएगा, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते, जनता करेगी। जो काफ़ी प्रचलित आपकी कविताएं हैं, थोड़ा सुना दीजिए। मैंने बताया आपको, प्रचलित कविताएं मेरी बहुत सारी हैं। एक कविता का मैं 4 पंक्ति आपको सुना देता हूँ। मैंने अपनी एक रचना में लिखा था, कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूँ तो मेरे भीतर घर चलता है। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहाँ फ़कीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। और सर कुछ सुना दीजिए। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। दाग खुद के छिपाई फिरता है और कहता है आईना हूँ मैं। तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूँ मैं। ये हमारे साथ थे दिल्ली के काफ़ी प्रसिद्ध और भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल सर। हमारा प्रयास कैसा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।